So hello everyone, welcome back to Biologics. This is the fourth lecture of sexual reproduction in flowering plant. Sexual reproduction in flowering plant के हमने पहले 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज के लेक्चर में हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक लेने वाले हैं वो है हमारा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब लेक्चर 3 में हमने ये तो देख लिया कि हाँ भाई पॉलिनेशन होता क्या है, पॉलिनेशन के 2 टाइप क्या है और ये किस किस में होते हैं। जैसे कि हमने ऑटोगैमी देख ली थी, हमने जिटनोगैमी देख ली थी और हमने जीनोगैमी देख ली थी, जिनमें हमने एक में बोला था कि ऑटोगैमी में जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं उनको किसी भी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बाकी अगर किसी भी फ्लावर में अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है जेनेटिकली या फिर फंक्शनली भी तो हमको उसमें पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो जो एजेंट्स ये पॉलिनेशन करवाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेटर्स। तो हमारे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है? बेसिकली आपके पॉलिनेटर्स। तो अब हम इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम आज पॉलिनेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या पॉलिनेटर्स होते हैं। अबायोटिक भी हो सकते हैं, बायोटिक भी हो सकते हैं। पहले हम लोग नोट्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग एनसीईआरटी देखेंगे। चलिए, ये वाले नोट्स आई होप आपको याद होंगे, है ना? चलिए, ये सब हमने कल पढ़ा था, कैस्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस एंड ऑल, एंड आज हमको पढ़ना है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। आई होप आपको सारी चीजें दिख रही होंगी। चलिए, अगर हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करते हैं तो बेसिकली हम पॉलिनेटर्स की बात कर रहे हैं, वो एजेंट्स जो पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि पॉलिनेशन तो खुद से हो नहीं सकता। अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात हो रही है तो क्लिस्टोगैमस में तो फ्लावर ही ओपन नहीं होता था। पॉलिनेशन क्या है? एंथर जो है उसमें से पॉलिन झड़ के कहाँ गिरता है? स्टिग्मा पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन अगर सेल्फ है यानी एक ही फ्लावर में अगर हो रहा है तो हो सकता है उसको किसी भी एजेंट की, किसी भी पॉलिनेटर की जरूरत ना हो, लेकिन जहां जहां क्रॉस पॉलिनेशन आएगा वहां वहां आपको पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी। और पॉलिनेटर क्या है? वो लोग जो पॉलिनेशन करवाते हैं, यानी कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन 2 टाइप के हो सकते हैं, बायोटिक भी और अबायोटिक भी। बायोटिक क्या चीज होती है? अबायोटिक और बायोटिक में क्या अंतर है भाई? एक सेकंड जरा ये लोड हो जाए। नॉट अ बिग फैन ऑफ येलो। ओके, अबायोटिक यानी नॉन लिविंग, अबायोटिक यानी नॉन लिविंग। तो बायोटिक यानी क्या होगा? बायोटिक मतलब होगा लिविंग, है ना? बायोटिक यानी क्या हो जाएगा भाई? लिविंग। तो पॉलिनेशन करवाने में 2 लोग, 2 तरह के लोग, 2 तरह की चीजें आपकी हेल्प कर सकती है। एक तो वैसे जो कि जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग है, और एक वो लोग जो कि जीवित है, सांस ले रहे हैं, यानी कि जिंदा है। तो अबायोटिक में भी आपके 2 लोग आ सकते हैं, पहला तो विंड और दूसरा तो वाटर। और बायोटिक में आपके कौन आएंगे? एनिमल्स। एनिमल्स में भी फिर वाइड वैरायटी आती है, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, अबायोटिक में आपका एक तो आता है विंड, दूसरा आता है वाटर। तो इसके बारे में हम लोग कुछ कॉमन चीजें जान लेते हैं कि हाँ भाई ये जो चीजें हैं ये दोनों में प्रेजेंट होगी, यानी वाटर में भी और विंड में भी। तो पहली चीज कि ये स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लांट जो है वही अबायोटिक फैक्टर से पॉलिनेशन कराते हैं, यानी कि आप दुनिया में जितने भी प्लांट्स देख रहे हैं उनमें से कुछ ही प्लांट ऐसे होंगे जो कि अबायोटिक फैक्टर पे डिपेंडेंट रहेंगे अपने पॉलिनेशन के लिए। आ रही है बात समझ में? यानी अगर मैं बोलूं कि 1000 प्लांट्स है मेरे पूरे अर्थ पे, तो उनमें से हो सकता है कि कुछ 30 ही हो सकता है कुछ 20 ही प्लांट हो जो कि अबायोटिक फैक्टर से अपना पॉलिनेशन कराएंगे। बाकी जितने बचे, बाकी जो मेजॉरिटी बचती है वो किससे कराती है भाई? बायोटिक फैक्टर से, यानी लिविंग इंसेक्ट से, लिविंग एनिमल से। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन प्रोड्यूस होता है। देखिए, अबायोटिक चीजें यानी जिनको समझ नहीं अपनी खुद की, है ना, जिन जो जिंदा नहीं है, तो एयर और वाटर अगर ये लोग पॉलन लेके भी जा रहे हैं तो हो सकता है कि पॉलन जो है वो बहुत सारे पॉलन में से बहुत सारे अमाउंट ऑफ पॉलन क्या हो जाए? वेस्ट हो जाए। हो सकता है कि मान लो मैं एयर हूं, मैंने क्या किया, बहुत सारे पॉलन को उड़ा के अपने साथ लेके गई कि चलो भाई तुम्हारा क्या कर देते हैं, पॉलिनेशन करा देते हैं। हो सकता है रास्ते में कई सारे पॉलन ग्रेन्स कहीं और गिर जाए। हो सकता है कई सारे पॉलन ग्रेन्स जो है अनडिजायर्ड कंडीशन में चले जाए, यानी कि कहीं गिर जाए, कहीं खराब हो जाए। हो सकता है जहां उनको ले जाना चाहिए था वहां तक वो ना पहुंच पाए। इसीलिए अगर मान लो मैंने सिर्फ एक पॉलन बनाया, ठीक है, और मैं वाटर या फिर विंड से पॉलिनेट करा रही हूं, तो हो सकता है कि मेरा ये एक पॉलन डिजायर्ड जगह पे ना जा पाए, हो सकता है। लेकिन अगर मान लो मैंने बनाए ऐसे 100 पॉलन, तो हो सकता है 90 ना जा पाए लेकिन 10 तो जाएंगे, 10 तो जाएंगे, है ना। हो सकता है कि 99 ना जा पाए, एक तो जाएगा, है ना। पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी जाने की, पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी पॉलिनेशन को करवाने की। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो भी प्लांट अबायोटिक फैक्टर पे डिपेंडेंट रहता है अपने पॉलिनेशन के लिए, वो ज्यादा अमाउंट ऑफ पॉलन रिलीज करता है, क्योंकि अगर सिर्फ 1 या 2 या गिने चुने अमाउंट ऑफ पॉलन अगर उसने रिलीज किया तो उसकी पॉलिनेशन की जो चांसेस है वो सारे
बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन अगर बहुत सारा अमाउंट ऑफ पॉलन वो लोग रिलीज करेंगे तो पॉलिनेशन का जो चांस है वो ज्यादा रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला अबायोटिक में आपके 2 फैक्टर आते हैं, विंड, वाटर। तो चलो इनको भी थोड़ा अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट। ओके, देखिए गाइस, अगर हम विंड की बात करते हैं तो जो भी पॉलिनेशन आपका विंड के थ्रू होता है, जो भी पॉलिनेशन आपका विंड के थ्रू होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एनेमोफाइली। क्या बोलते हैं भाई? एनेमोफाइली। और जो भी वाटर के थ्रू होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफाइली। आपने हाइड्रो जो वर्ड है वो ही रिलेटेड है वाटर से, तो कहीं भी आपने हाइड्रोफाइली सुन लिया तो समझ जाना कि यहाँ जो पॉलिनेशन होगा वो वाटर से हो रहा होगा। अच्छा, विंड की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन है। यानी कि मैंने बोला कि पॉलिनेशन जो है उसमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन आपके बायोटिक फैक्टर से होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अब बायोटिक में आपके 2 आते हैं। अब इन दोनों में भी मोस्ट कॉमन क्या है? तो इन दोनों में यानी वाटर और विंड में भी से भी ज्यादा, वाटर और विंड इन दोनों में भी जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है आपका विंड। यानी वाटर से भी होता है लेकिन विंड के कंपैरिजन में कम लोग जो है, कम प्लांट्स जो है वो वाटर से पॉलिनेट कराते हैं, बाकी सारे किससे कराते हैं? विंड से। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद कुछ फ्लोरल अडेप्टेशन समझ लेते हैं कि अगर कोई प्लांट विंड से पॉलिनेशन करवा रहा होगा अपना तो उसको क्या क्या अडेप्टेशंस करने पड़ेंगे। ठीक है, अडेप्टेशंस यानी बेसिकली ऐसे कुछ अपने अंदर चेंजेस करना जिससे आप एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे फिट हो पाओ। जैसे अगर कोई एनिमल रह रहा है ठंडी जगह पे, ठीक है, तो उसको चाहिए होगा कि उसकी बॉडी पे बहुत ज्यादा फर हो, बहुत ज्यादा फर हो ताकि उसको इंसुलेशन ज्यादा से ज्यादा मिल पाए। ठीक है, वहीं अगर कोई एनिमल रह रहा है आपकी गर्म जगह पे तो उसको उतने ज्यादा फर की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको कम फर भी रहा तो भी उसका काम आराम से चल जाएगा, है ना। तो ऐसे कुछ चेंजेस लाते हैं हर ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में ताकि वो अपने आजू बाजू के इन्वायरमेंट से क्या हो पाए, फिट बैठ पाए और सरवाइव कर पाए। इतनी बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही फ्लोरल अडैप्टेशंस हमारे कुछ प्लांट्स करते हैं जिनको विंड से अपना पॉलिनेशन कराना होता है, जिसमें सबसे पहला है पोलन। पोलन कैसा होना चाहिए? लाइट होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? नॉन स्टिकी होना चाहिए। समझते हैं क्यों? मान लो कि एयर करंट आया, ठीक है, और मान लो मैं पोलन हूं और मेरा वेट है सपोज 40 kg, ठीक है। 40 kg के पोलन को क्या वो एयर करंट, क्या वो हवा का झोंका उड़ा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं उड़ा पाएगा। लेकिन मान लो कोई दूसरा पोलन है जिसका वेट है कुछ ग्राम्स, ठीक है, कुछ मिलीग्राम्स, है ना, तो उसको आराम से कोई भी एयर करंट आएगा, कोई भी हवा का झोंका आएगा तो उड़ा देगा। सही बात है। और यही तो चाहिए हमारे प्लांट को कि एक भी हवा का झोंका आ जाए तो मेरे सारे के सारे पोलन्स क्या हो जाए? उड़ जाए। नहीं उड़ेंगे अगर तो मेरे डिजायर्ड प्लांट पे, डिजायर्ड फ्लावर पे, डिजायर्ड जो हमारा स्टिग्मा है उस पर नहीं जा पाएंगे। इसीलिए पॉलन का लाइट वेट होना बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। मान लो पॉलन बहुत ज्यादा लाइट वेट है, ठीक है, कुछ मिलीग्राम्स का है पॉलन, लेकिन मान लो कि वो बहुत ज्यादा स्टिकी है, मतलब वो अपने एंथर को छोड़ ही नहीं रहा है, तो क्या अभी भी वो उड़ पाएगा? मतलब है उसका कोई लाइट होने से? नहीं मतलब है। इसीलिए जो हमारा पॉलन है उसको नॉन स्टिकी भी होना पड़ेगा ताकि वो हल्का भी हो और बिल्कुल स्टिकी भी ना हो, ताकि एक भी अगर हवा का झोंका आ रहा है तो आराम से सारे के सारे पॉलन क्या हो जाए? डिस्पर्स हो जाए, उड़ जाए। ठीक है। स्टेमन की अगर हम बात करते हैं तो ये मेल वाला पार्ट है, ये वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर छुपा हुआ स्टेमन रहेगा, अगर बहुत सारी पत्तियों में, बहुत सारे फ्लोरल पार्ट्स में छुपा हुआ अगर हमारा स्टेमन रहेगा तो हवा का झोंका ऐसा थोड़ी बोलेगा कि अरे मैं आ गया हूँ, आओ दिखो मुझे और चलो मुझे, मैं तुमको लेके जा रहा हूँ। नहीं होगा, है ना। मान लो कि आपका स्टेमन कुछ ऐसा है और इसके आजू बाजू बहुत सारे, सपोज बहुत सारे कलियां हैं किसी फ्लावर की, यहां से आ रहा है एयर करंट, इसको लेके जा पाएगा क्या? यहां से पॉलन उठा पाएगा क्या? नहीं उठा पाएगा। लेकिन मान लो किसी फ्लावर का पॉलन कुछ ऐसा है, ये फ्लावर और इसके बाहर वेल एक्सपोज्ड पॉलन, तो यहां से अगर हवा का झोंका आएगा तो आराम से यहाँ के सारे पॉलन आपके क्या हो जाएंगे? डिस्पर्स हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। इसीलिए आपके स्टेमन का भी वेल एक्सपोज्ड होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वेल एक्सपोज्ड होंगे तो जब हवा आएगी तो आपके जो पॉलन है वो आराम से क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा लार्ज होना चाहिए, ऑफन फेदरी होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए। मान लीजिए कि मैं एक बास्केटबॉल फील्ड पे हूं और मेरा, समझो कि मैं, ये मेरा क्या है? गोल वाला एरिया है कि अगर इसके अंदर किसी ने बॉल डाल दिया तो उसका गोल हो जाएगा। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, ये मैं हूं, ये मेरी 2 चोटी, ठीक है, ये मैं हूं, ये मेरी 2 चोटियां हैं
और यहाँ पे मैं खड़ी हूँ कि भाई कोई भी बॉल आएगा तो मैं तो बिल्कुल आराम से पकड़ लूंगी, लेकिन मैं हूँ थोड़ी मंद बुद्धि, ठीक है, मैं क्या हूँ, बिल्कुल मुझे समझ नहीं है और मैं ऐसे खड़ी हूँ कि हाँ बॉल यहाँ दो और मैं यहाँ से पकड़ लूंगी और तुमको अंदर जाने ही दूंगी। आगे वाला पागल है क्या, आगे वाला बॉल इधर से मार देगा, चली जाएगी यहाँ से बॉल, हो जाएगा गोल, हो जाएगा मेरा ऑरा माइनस, है ना। इसीलिए क्या करना होगा कि मेरे को अपने हाथ ऐसे फैला के खड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। यहां से मैं हाथ फैलाऊंगी, यहां से मैं हाथ फैलाऊंगी, तो जब मैं यहां खड़ी रहूंगी, ठीक है, और दोनों तरफ मेरे हाथ ऐसे फैले हुए रहेंगे, तो फिर बॉल कहीं से भी आए मुझे कैच करने के लिए ज्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है, मेरे बॉल को पकड़ने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। वैसे ही जो आपके एंथर से निकले हुए पॉलन है वो तो कहीं से भी उड़ सकते हैं, सही बात है। तो अगर एक फ्लावर इतना छोटा सा बोले कि यहाँ पे जो पॉलन आएगा मैं इसी को पकड़ूंगा और किसी को तो मैं पकड़ूंगा ही नहीं, मेरी मर्जी, है ना, तो वो एयर क्या बोलेगा, हाँ भाई तो एक काम कर, जब आएगा तब अपने जीवन का वेट करते रहे, जीवन में जब तेरे को पॉलन मिले कैच कर लेना, हम तो बाजू से निकल जाएंगे, सही बात है। लेकिन अगर जो फ्लावर है वो बड़ा सा, वो बोले कि तुम कहीं से भी आओ और मैं मैक्सिमम चांसेस रखूंगा अपने पॉलन पकड़ने के, तो फिर पॉलन आराम से हाथ में उसके आ जाएंगे, सही बात है। इसीलिए आपके स्टिग्मा को लार्ज होना पड़ेगा, बड़ा, ताकि ज्यादा चांसेस हो आपके पॉलन को पकड़ने के, और फेदरी होना पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल आप कह सकते हो फेदरी यानी कि पंख जैसे, है ना, पंख जैसे, ठीक है, कि उसको पॉलन को पकड़ने में और ज्यादा क्या हो सके, आसानी हो सके। नेक्स्ट, फ्लावर जो है आपके कलरलेस होने चाहिए, ओडरलेस होने चाहिए क्या, होते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके जो विंड है या फिर वाटर है ये कैसे हैं भाई, इनको बिल्कुल भी किसी मोह माया में ही है नहीं, ये नहीं बोलते हैं कि जो फ्लावर मुझे बहुत अच्छे कलर का दिखेगा मैं उसी का पॉलिनेशन कराऊंगा, जो फ्लावर मुझे गंदे कलर का दिखेगा या फिर जिसमें कलर नहीं होगा मैं उसका पॉलिनेशन नहीं कराऊंगा, ऐसा कोई भी विंड कोई भी वाटर नहीं बोलता है। हम बोलते हैं ना कि जब सनलाइट आती है तो वो किसी को देख के सनलाइट नहीं देती, सनलाइट तो सबके लिए, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें हैं, है ना। तो वैसा ही विंड का भी है, विंड बोलता है कि तुम कैसे भी फ्लावर हो, अगर तुम्हारा फ्लावर जो पॉलिनेशन है वो मेरे थ्रू हो रहा होगा तो तुम कैसे भी दिखते हो मैं तुम्हारा पॉलिनेशन आराम से कर दूंगा। इसीलिए फ्लावर्स ने बोला ठीक है अगर तुम कैसे भी करोगे तो जाओ कैसा भी, मैं अपने अंदर कलर भी नहीं रखूंगा, मैं अपने अंदर ओडर भी नहीं रखूंगा, क्यों, क्योंकि तुम तो लिविंग हो नहीं, तुमको तो मुझे अट्रैक्ट करना है नहीं। कलर और ओडर किसको अट्रैक्ट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, है ना, बीज को अट्रैक्ट करेंगे, एनिमल्स को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये लोग तो लिविंग है ही नहीं, तो इनको कलर या फिर ओडर से कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए जो हमारे फ्लावर्स हैं वो कलरलेस भी होते हैं और ओडरलेस भी होते हैं। यहाँ पे इनके पास सिंगल ओव्यूल होता है, कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो आपके ओव्यूल्स है उनका नंबर एक से ज्यादा होता है, लेकिन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में आपका सिंगल ओव्यूल देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यहाँ न्यूमरस फ्लावर्स होते हैं जो पैक्ड होते हैं और किसमें प्रेजेंट होते हैं, एक इन्फ्लोरेसेंस में, यानी क्योंकि इनको पॉलन पकड़ना है, क्योंकि इनको मैक्सिमम चांसेस अपने बढ़ाने हैं पॉलन को पकड़ने के, पॉलिनेशन करवाने के, तो ये बहुत सारे बड़े बड़े फ्लावर्स मिलके एक गुच्छे में प्रेजेंट होते हैं, एक इन्फ्लोरेसेंस में प्रेजेंट होते हैं, ताकि इनका चांस ऑफ कैचिंग पॉलन जो है वो बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है कॉर्न कॉब। क्या नाम है भाई, कॉर्न कॉब। इसमें कुछ टेसल्स होते हैं जिनको हम लोग ईयर्स भी बोलते हैं, ये होते कुछ नहीं बल्कि स्टिग्मा और स्टाइल है जो कि किसको ट्रैप करते हैं भाई, आपके पॉलन को। इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है, चलिए देखिए, ये है मेरा कॉर्न, ठीक है, यहाँ इधर देखोगे ज्यादा अच्छे से दिखेगा, देखो ये मेरा कॉर्न है, ठीक है, और इसके अंदर जो आप ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम लोग बोलते हैं टेसल्स, ठीक है, और इनको नॉर्मल लैंग्वेज में ईयर्स भी बोला जाता है। ये लोग कैसे होते हैं, ये बेसिकली स्टिग्मा और स्टाइल है ना, ये क्या है भाई, स्टिग्मा और स्टाइल है, जो कि किसको कैच करने का काम करेंगे, अगेन ये आपके कैच करने का काम करेंगे पॉलन को, ठीक है। ये रेड कलर के भी हो सकते हैं या फिर ये जनरली गोल्डन या फिर ब्लॉन्ड कलर के भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जनरली आपको इसी कलर के देखने मिलते हैं, ये रेयरली देखने मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कहाँ गया रे, ओके, चलो भाइयों, कौन कब आपको समझ गया। चलिए अब नोट क्या है, ये वाला नोट एक काम करते हैं हम लोग, पहले वाटर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये वाला नोट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, वाटर से जो पॉलिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोफिली। अब यहाँ पे ये वाला जो पॉलिनेशन है ये इसके कंपेयर में, विंड के कंपेयर में वाटर पॉलिनेशन थोड़ा सा कैसा है भाई, रेयर है। कितना रेयर है कि सिर्फ 30 जेनेरा ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में ही क्या होता है, आपका वाटर पॉलिनेशन होता है, और इसमें से भी जो मेजोरिटी है, जो मोस्टली है, वो सारे क्या है, मोनोकॉट्स है। आ रही है आपको बात समझ में। क्या बोला गया है कि जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स हैं
सॉरी, जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स है उनमें से सिर्फ 30 जेनेरा ऐसा है जिनमें क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है। उसमें से भी जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो किस में से आते हैं, मोनोकॉट्स में से आते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि यहाँ दो टाइप के लोग हैं, एक वर्जिनेलिया एंड हाइड्रेला और दूसरा जोस्टेरा। वर्जिनेलिया और हाइड्रेला जो है वो फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, यानी कि ग्रो इन फ्रेश वाटर, और जो जोस्टेरा है वो मराइन सी ग्रास भी बोला जाता है उसको। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। क्यों जरूरी है इसको बताना, क्योंकि वर्जिनेलिया जो है और जोस्टेरा जो है या फिर सी ग्रास जो है, इन दोनों का पॉलिनेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। मतलब इनका वाटर पॉलिनेशन ही है, लेकिन प्रोसेस जैसे आप बोल सकते हो ना, इनका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो चीज यहाँ पे है, मैं बताती हूँ कैसे। इसमें जो फीमेल फ्लावर होता है ना, वो क्या करता है, पानी के सरफेस पे आकर उसको टच करता है, किससे, एक लॉन्ग स्टॉक की हेल्प से, जिससे क्या होता है, एक फ्लावर, मेल फ्लावर या फिर पॉलन जो है वो कहाँ रिलीज हो जाएगा, वाटर के सरफेस पे, और क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन। बताती हूँ, एक मिनट जरा रुक जाओ। ये देखिए, ओह ओह व्हाट हैपेंड, देखिए, इसको मैं थोड़ा छोटा करती हूँ, है ना, ये दिख रहा है आपको, ये है हमारा वर्जिनेलिया, ठीक है। ये क्या है भाई, वर्जिनेलिया। इसमें क्या होता है कि ये आपकी लॉन्ग स्टॉक, ठीक है, ये आपका क्या है भाई, लॉन्ग स्टॉक है, और ये आपका क्या है, फीमेल फ्लावर, ठीक है। ये आपका है फीमेल फ्लावर, ये आपका है वाटर लेवल, ये आपका क्या है, वाटर लेवल। फीमेल फ्लावर पे आपका क्या प्रेजेंट होगा, स्टिग्मा प्रेजेंट होगा, सही बात है। स्टिग्मा पे जब पॉलन आके गिर जाएगा तो पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ये जो मेल फ्लावर है, ये जो मेल फ्लावर है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये मेल फ्लावर अपना प्लांट छोड़ के कहाँ चले जाता है, वाटर के सरफेस पे। या तो मेल फ्लावर चले जाएगा, या तो उसका पॉलन ग्रेन चला जाएगा, किस पे, वाटर के सरफेस पे। और वाटर के सरफेस पे इसका इंतजार कौन कर रहा होगा, फीमेल फ्लावर का, फीमेल प्लांट का फ्लावर। आ रही है बात समझ में, फीमेल फ्लावर का फीमेल प्लांट का फ्लावर विथ इट्स स्टिग्मा वेट कर रहा होगा किसका, मेल फ्लावर का या फिर मेल पॉलन ग्रेन का। दोनों का पॉलिनेशन वाटर के सरफेस पे होगा। और ये बात समझ में, ये वर्जिनेलिया की बात है। लेकिन अगर हम जोस्टेरा को देखेंगे तो उनका जो फीमेल फ्लावर है वो पानी के अंदर ही रहता है, ठीक है। फीमेल प्लांट जो है वो पानी के अंदर ही रहता है, पानी के बाहर वो कभी आता ही नहीं। इसकी वजह से जो उनका जो पॉलन ग्रेन है जोस्टेरा का या फिर सी ग्रास का, वो लोग कहाँ रहते हैं भाई, पानी के अंदर ही रिलीज हो जाते हैं, और पानी के अंदर ही उनका पॉलिनेशन हो जाता है। और ये बात समझ में, वर्जिनेलिया का पॉलिनेशन कहाँ होगा, वाटर के सरफेस पे। लेकिन सी ग्रास का पॉलिनेशन कहाँ होगा, आपके पानी के अंदर, क्योंकि प्लांट जो है उसका फ्लावर पानी के अंदर ही सबमर्ज्ड रहता है। और ये बात समझ में, देखिए क्या बोला गया है कि जो सी ग्रासेस है उनका फीमेल फ्लावर सबमर्ज्ड इन वाटर, यानी पानी के अंदर ही रहता है, वो कभी भी सरफेस पे आता नहीं। और पॉलन जो है, क्योंकि प्लांट का, क्योंकि फीमेल फ्लावर ही पानी के अंदर है, तो इसके पॉलन को भी पानी के अंदर ही रिलीज होना पड़ता है इफ इट वांट्स टू डू द पॉलिनेशन प्रोसेस। उसके बाद यहाँ पे फ्लोरल अडेप्टेशन देख लीजिए कि यहाँ के जो पॉलन ग्रेन्स है वो कैसे होने चाहिए, लॉन्ग होने चाहिए, रिबन लाइक होने चाहिए, और मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है जिनका वाटर पॉलिनेशन होता है, उनके आजू बाजू एक शीथ होती है म्यूसिलिजेनियस, जो कि उनको वाटर से, मतलब वेट होने से प्रिवेंट करती है, ठीक है, गीला होने से बचाती है। कौन, आपकी म्यूसिलिजेनियस शीथ। किसको कवर करती है, आपके पॉलन ग्रेन को, सभी के नहीं, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स के। आ रही है बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट, इनके फ्लावर भी कैसे होते हैं भाई, कलरलेस और ओडरलेस। क्यों, क्योंकि वाटर भी ऐसा नहीं बोलता कि अगर तुम गंदे दिखोगे या फिर तुम्हारे पास ओडर नहीं होगा तो मैं तुम्हारा पॉलिनेशन नहीं कराऊंगा। इसलिए प्लांट को किसी को भी इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए कलर और ओडर दोनों वो लोग त्याग देते हैं। चलिए एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं भाई। हाँ, एनसीईआरटी रीड करने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, कुछ पढ़ा है। चलिए, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में क्या लिखा है, प्लांट्स यूज 2 abiotic and 1 biotic agents to achieve pollination। 2 abiotic कौन से, wind और water, and 1 biotic कौन सा, animals, ठीक है। फिर मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर मैं बायोटिक और अबायोटिक में से कंपेयर करूं तो ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स बायोटिक एजेंट्स प्रेफर करते हैं पॉलिनेशन के लिए रादर देन अबायोटिक एजेंट्स, ठीक है। Pollen grains coming in contact with stigma is a chance factor of both wind and water pollination। यानी कि पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे जाएगा, इसके चांसेस होते हैं, कुछ चांसेस ऐसे भी है कि पॉलन ग्रेन ना जा पाए। इसको इसलिए कॉम्पनसेट करने के लिए और इस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए आपका प्लांट क्या करता है, बहुत ज्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है।
कंपेयर टू ओवरी, यानी कि ओवरी एक कम भी रही तो भी चलेगा, लेकिन पॉलन ग्रेन का अमाउंट बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है पॉलिनेशन की, पॉलिनेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन का बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। फिर क्या बोला गया है भाई कि पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग्स द अबायोटिक पॉलिनेशन, यानी कि मैंने बोला अबायोटिक और बायोटिक में से बायोटिक ज्यादा कॉमन है, लेकिन अबायोटिक में भी दो है, विंड और वाटर। तो विंड और वाटर में से भी ज्यादा कॉमन कौन सा है भाई? आपका विंड। इतनी बात आपको समझ में आ गई, विंड इज मोर कॉमन, ठीक है। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स दैट पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, ठीक है, लाइट वेट, नॉन स्टिकी, ठीक है, और यहाँ पे विंड करंट के साथ आराम से क्या हो जाने चाहिए, ट्रांसपोर्ट हो जाने चाहिए। ऑब्वियसली अगर लाइट वेट होगा, नॉन स्टिकी होगा, तो एक हल्का सा भी अगर विंड करंट, हल्का सा भी हवा का झोंका अगर आता है तो आपका पॉलन ग्रेन आराम से उड़ जाएगा। फिर क्या बोला गया है? स्टेमिन कैसा होना चाहिए भाई? वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। क्यों? वेल एक्सपोज स्टेमिन रहेगा तभी उसके ऊपर के जो पॉलन ग्रेन है वो आराम से एयर करंट के साथ, विंड करंट के साथ उड़ सकते हैं, ठीक है। और जो आपका क्या बोल रहे, स्टिग्मा जो है वो लार्ज होना चाहिए और ऑफन कैसा होता है, फेदरी होता है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है एयरबॉर्न, तो उनको इजीली ट्रैप करने के लिए आपके स्टिग्मा को लार्ज होना होगा और फेदरी होना होगा, ठीक है। यहाँ पे फ्लावर्स में क्या होता है, सिंगल ओव्यूल आपका प्रेजेंट होता है, और यहाँ क्या बोल रहा है भाई, ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस, यानी कि आपके बहुत सारे फ्लावर्स जो है वो न्यूमरस फ्लावर्स जो है वो एक साथ टुगेदर प्रेजेंट होते हैं एक इनफ्लोरेसेंस में, गुच्छे में, ताकि उनको पॉलन पकड़ना और ज्यादा क्या हो सके, इजी हो सके। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कॉर्न कॉब की बात करते हैं। कॉर्न कॉब क्या होते हैं? इनमें ईयर्स होते हैं, ईयर्स को हम लोग वहां बोल रहे थे, टेसल्स भी उनको बोला जाता है। ओल्ड एनसीईआरटी में टेसल्स था, अब इसको टेसल्स से हटाकर ईयर्स कर दिया गया है, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए समझने में, ठीक है। ईयर्स को क्या बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है भाई, बल्कि क्या है, स्टिग्मा और स्टाइल है, और ये क्या करते हैं, पॉलन को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, ये हमने पहली लाइन में ही वहां पे लिख दिया है। नेक्स्ट क्या लिखा गया है भाई कि पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर, है ना। अगर मैं अबायोटिक में बात करूं विंड और वाटर की, तो विंड इज क्वाइट कॉमन एंड वाटर इज क्वाइट रेयर। ये किस में होता है? सिर्फ 30 जेनेरा ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। इसमें से भी मोस्टली लोग क्या होते हैं, मोनोकॉट्स होते हैं या फिर मोनोकॉटिलिडन्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अच्छा, ये वाली चीज तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इस चैप्टर का नहीं, दूसरे चैप्टर का होगा। आप एक बार पढ़ लोगे अगर तो आपको पिछले चैप्टर का याद हो जाएगा। देखो ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट्स पिछले चैप्टर का है। हमको पढ़ना कहाँ से? यहाँ से। Some examples of water pollinated plants are Virginelia and Hydrilla, which grow in fresh water, हमने लिख दिया। Several marine sea grasses जैसे कि Zostera। अच्छा, एक चीज हमने छोड़ दी थी वहां पे, पहले इसको पढ़ लेते फिर वहां जाएंगे। ये वाली लाइन जो है इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये वाला जो है हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। ओके, यहां से देखते हैं। वर्जिनेलिया जो है, इसका जो फीमेल फ्लावर है वो सरफेस को रीच करता है। उसके बाद इसका जो किससे रीच करता है भाई? लॉन्ग स्टॉक से। उसके बाद जो मेल फ्लावर है या फिर पॉलन ग्रेन जो है वो रिलीज हो जाता है किस पे? वाटर के सरफेस पे, और फिर पॉलिनेशन आराम से हो जाता है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि ये जो ठीक है, ये तो किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट कहाँ गया वो वाला? ठीक है, सी ग्रासेस जो है, सी ग्रासेस का जो फीमेल फ्लावर होता है वो सबमर्ज होता है किसमें? वाटर के अंदर। और इसके पॉलन ग्रेन भी कहाँ रिलीज होते हैं आपके भाई? वाटर के अंदर। इसलिए पॉलिनेशन भी कहाँ हो जाता है? वाटर के अंदर। चलिए, फिर क्या लिखा है? इनसाइड द वाटर पॉलन ग्रेन्स इन मेनी स्पीशीज आर लॉन्ग। पॉलन ग्रेन कैसे होने चाहिए भाई? वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स में लॉन्ग होने चाहिए, रिबन लाइक होने चाहिए, और ये कैरेट आराम से वाटर करंट के साथ कैरिड अवे हो जाना चाहिए, ठीक है। In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by mucilaginous sheath, यानी कि हर किसी एक्वेटिक प्लांट में जो कि वाटर पॉलिनेशन कर रहे हैं उनमें सब में म्यूसिलेजिनस शीथ नहीं होती पॉलन ग्रेन के आजू बाजू, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट जो वाटर पॉलिनेशन कर रहे हैं उनके आजू बाजू म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग बचाते हैं आपके पॉलन ग्रेन को गीला होने से, यानी फ्रॉम वेटिंग, ठीक है। उसके बाद बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस एनी नेक्टर, यानी नेक्टर भी नहीं होता है। तो एक चीज आप यहाँ पे क्या लिखोगे? एक चीज आप क्या लिखोगे भाई कि
अडेप्टेशन में यहाँ आप पांचवी चीज लिख लो, नो नो, अरे मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ, नेक्टर इज नॉट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी आप लिखोगे इसके फ्लोरल अडेप्टेशंस में कि नेक्टर इज नॉट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इतने बात आपको समझ में आई। चलिए एक और चीज याद रखना कि कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं लेकिन पानी से पॉलिनेशन उनका नहीं होता है। जैसे एग्जांपल है उनका वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, ये दोनों एक्वेटिक प्लांट्स हैं लेकिन इनका पॉलिनेशन होता है विंड और इंसेक्ट्स। इतनी बात समझ में आ गई। बताती हूँ कहाँ लिखा हुआ है ना। चलिए यहां अगर आप देखोगे कहां पे, देखिए यहाँ, नॉट ऑल aquatic plants use water for pollination. In majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, flower emerge above the level of water and are pollinated by insect or wind. यानी water hyacinth और water lily दोनों क्या है, aquatic plant है, लेकिन हमको क्या लगना चाहिए था, aquatic plant है तो water से pollination होना चाहिए, लेकिन water से pollination होता है क्या, नहीं। दोनों क्या करते हैं, अपने फ्लावर को सरफेस के ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर बिठा देते हैं और विंड या फिर इंसेक्ट से क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस। ठीक है, अब हमको किसके बारे में पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है बायोटिक फैक्टर या फिर बायोटिक पॉलिनेटर्स के बारे में, जिनमें बहुत सारा वाइड रेंज है। ठीक है, एनिमल्स का क्या बोल रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट यूज अ वाइड रेंज ऑफ एनिमल टू अचीव पॉलिनेशन। यानी फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म्स जो है वो सिर्फ एक एनिमल पर निर्भर नहीं रहते अपने पॉलिनेशन के लिए, एक वाइड रेंज ऑफ एनिमल का यूज करते हैं, जिनमें कौन कौन आते हैं भाई, इंसेक्ट्स आते हैं, बर्ड्स आती है और मैमल्स एंड अदर्स आते हैं। देख लेते हैं इंसेक्ट में भी अगर मैं बात करूं तो बीज जो है, बीज होती है मोस्ट कॉमन। ठीक है, बीज क्या होती है भाई, मोस्ट कॉमन। इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एनेमोफाइली, सॉरी एंटोमोफाइली। लिख लेना, लिखना होगा तो। बर्ड से जो होता है उसको बोलते हैं ऑर्निथोफाइली। ठीक है, बैट से होता है अगर तो उसको हम लोग बोलते हैं कायरोप्टेरोफाइली। ये नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में है भी नहीं, लेकिन अगर आपको याद रखना है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इंसेक्ट में कौन आते हैं आपके, बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वैस्प्स, एंड्स और मॉथ। तो ये लोग कुछ लोग हैं जो कि इंसेक्ट के अंदर आते हैं, इंसेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन बायोटिक फैक्टर है और किसमें हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन में। ठीक है, इन सब में से भी जो बीज है वो क्या है भाई, बहुत ज्यादा क्या है, कॉमन है। यानी अगर मैं बोलूं बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल, वास्प, एंट और मॉथ, इन सब में से भी सबसे ज्यादा कौन हेल्प करता है पॉलिनेशन में, यानी या फिर सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कौन करवाता है, तो आप बोलोगे सीधा सिंपल आंसर बीज। फिर बर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो बर्ड से जो पॉलिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोफाइली। ऑर्निथोफाइली बर्ड से होता है, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकली कौन से बर्ड्स आते हैं भाई, सन बर्ड्स और हमिंग बर्ड्स, क्योंकि ये होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, फ्लावर्स अगर छोटे होंगे तो उस पर बैठने वाली जो बर्ड है उसको भी छोटा होना पड़ेगा, इसलिए सन बर्ड और हमिंग बर्ड का साइज काफी छोटा होता है, जिसकी वजह से वो लोग पॉलिनेशन में बहुत अच्छा हेल्प कर पाते हैं। उसके बाद अगर मैं मैमल्स एंड अदर एनिमल्स की बात करूं तो बैट्स, प्राइमेट्स जिसको हम लोग लेम्यूर भी बोलते हैं, ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स, रेप्टाइल्स जिनमें है गैक्को एंड गार्डन लिजर्ड जो भी आप बोलो। ठीक है, तो ये लोग कुछ लोग हैं जो मैमल्स और अदर एनिमल्स के अंदर आते हैं, जो कि अगेन पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, फ्लोरल अडैप्टेशन क्या होगा, देखो क्योंकि ये सारे बायोटिक एजेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे बायोटिक एजेंट्स हैं, इन सबके पास दिमाग है, इन सबको अच्छी अच्छी चीजें अच्छी लगती है, गंदी चीजें गंदी लगती है, तो इनके जो फ्लावर्स है जो कि इनकी हेल्प लेते हैं अपने पॉलिनेशन के लिए, इनको अपने अंदर कुछ अडैप्टेशंस करने होंगे, जैसे कलर लाना पड़ेगा, ओडर लाना पड़ेगा, नेक्टर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्यों, बताती हूँ। सबसे पहले देखो फ्लावर यहाँ पे 3 टाइप के हो सकते हैं, स्मॉल, लार्ज और स्पेशलाइज्ड। ठीक है, स्मॉल फ्लावर अगर होगा तो ये स्मॉल फ्लावर अगर होगा तो किसी भी बायोटिक इंसेक्ट को छोटी चीजें देखने में प्रॉब्लम होती है, बड़ी चीजें उसको आराम से दिख जाती है। तो अगर छोटे फ्लावर्स होंगे तो ये लोग क्लस्टर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, साथ में प्रेजेंट होंगे। क्यों, क्योंकि यूनिटी में बहुत ज्यादा पावर होती है, यूनिटी में अगर वो लोग आएंगे तो वो लोग बड़े दिखेंगे, जिसकी वजह से वो आराम से हमारे इंसेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉन्स्पिक्यूअस हो सकते हैं, यानी कि नोटिसेबल हो सकते हैं।
ये लार्ज हो, अगर लार्ज होंगे फ्लावर्स, लार्ज होंगे तो ये मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर्स जो कि बायोटिक एजेंट्स की हेल्प लेते हैं अपने पॉलिनेशन के लिए, वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं और रिच इन नेक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो एक इंसान है जो कि क्या, मान लो कि यहाँ से मैं कॉलेज जाती हूँ और मेरा कॉलेज बहुत दूर है, और एक लड़की है जिसको अगेन उसी कॉलेज में जाना है, लेकिन उसके पास कोई व्हीकल नहीं है, मेरे पास है, तो मैं उसको अपनी व्हीकल से तभी छोड़ूंगी जब मेरा उससे कोई फायदा होगा। तो हो सकता है मुझे वो अपने नोट्स देती हो, वो मुझे बहुत अच्छा पढ़ती है, तो वो मुझे समझाती हो कि हाँ भाई ये चीज ऐसे लिखी जाती है, ये इसके बाद ये आएगा, उसके बाद। तो अगर म्यूचुअल होगा, लेन देन वाला काम होगा, तभी मैं उसकी हेल्प करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। सही बात है। वैसे ही हमारे इंसेक्ट्स का भी हो सकता है, इंसेक्ट्स बोलते हैं भाई मैं तुम्हारा पॉलिनेशन करा दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा, तो बदले में मिलेगा आपको नेक्टर। ठीक है, क्या मिलेगा, नेक्टर, जिसको हम लोग फ्लोरल रिवॉर्ड्स में पढ़ेंगे। फ्लोरल रिवॉर्ड्स में बेसिकली मोस्ट कॉमन आते हैं आपके नेक्टर और पॉलन। तो जब कोई भी इंसेक्ट किसी भी प्लांट को पॉलिनेशन में, यानी उसकी हेल्प करता है अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने में, तो प्लांट उसको बदले में क्या देता है, पॉलन देता है और नेक्टर देता है कि भाई अगली बार भी जरूर आना, क्योंकि मुझे अगली बार भी आपकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए, अगर स्मॉल होगा तो साथ में प्रेजेंट होगा फ्लावर। क्यों? क्योंकि अगर स्मॉल होगा तो दिख नहीं पाएगा, नोटिस होने के लिए लार्ज होना पड़ेगा, लार्ज वो हो नहीं सकते, तो क्लस्टर में प्रेजेंट होंगे। अगर लार्ज होगा तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर जो कि इंसेक्ट से पॉलिनेट किए जाते हैं वो लार्ज ही होते हैं। ठीक है, कलरफुल होंगे, फ्रेग्रेंट होंगे और रिच इन नेक्टर होंगे। मैंने आपको बता दिया क्यों। स्पेशलाइज्ड फ्लावर ऐसे कुछ होते हैं जो कि किससे पॉलिनेट करते हैं, बीज, सॉरी फ्लाइज और बीटल्स। तो जो फ्लावर का पॉलिनेटिंग एजेंट फ्लाइज और बीटल्स होगा, तो फ्लाइज और बीटल्स को अच्छी स्मेल अच्छी नहीं लगती, उनको गंदी स्मेल ही बहुत अच्छी लगती है, समझे। तो गंदी स्मेल ही प्रोड्यूस करते हैं आपके ऐसे फ्लावर्स जो कि जिनके पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन है, फ्लाइज और बीटल्स। आ रही है बात समझ में? चलिए, फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या है, फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्यों जरूरी है, टू सस्टेन एनिमल विजिट। मानो कि मैंने उस लड़की की एक बार हेल्प की कि हाँ भाई चलो तुमको मैं छोड़ देती हूँ कॉलेज, दूसरी बार हेल्प की, तीसरी बार हेल्प की, पर उसने मुझे रिटर्न में कुछ नहीं दिया, मैं उसकी चौथी बार हेल्प करूंगी क्या? मैं बोलूंगी कि नहीं भाई मेरी गाड़ी खराब हो गई है, नहीं मेरे साथ कोई और आ गया है, तो आप प्लीज जो है कहीं किसी और के साथ चले जाइए, या फिर ऐसा कुछ मैं बोल दूंगी। ऐसे में बोलती नहीं हूँ, ठीक है, मुझे ऐसा एक गलत इमेज मत बना लो, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। कोई भी मेरे साथ आता है तो मैं उसको ले लेती हूँ, बदले में मैं कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करती कि तुम मुझे दोगे तो ही मैं हेल्प करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, नहीं तो फिर बन जाता है ना यूट्यूब पे कि अरे ये तो ऐसी, ये तो ऐसा, गर्ल्स। चलिए, फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्यों जरूरी है भाई, क्यों? एनिमल को, एनिमल विजिट को सस्टेन रखने के लिए, क्योंकि अगर एनिमल एक बार आएगा आपका हेल्प करेगा, दूसरी बार आएगा हेल्प करेगा, तीसरी बार आएगा हेल्प करेगा, आप बदले में कुछ नहीं दोगे तो वो चौथी बार नहीं आएगा, वो वहां जाएगा जहां उसका भी कुछ प्रॉफिट है। आ रही है बात समझ में? वो कहाँ जाएगा, जहां उसका भी कोई ना कोई तो भी प्रॉफिट होना चाहिए। चलिए, इसमें मोस्ट कॉमन फ्लोरल रिवॉर्ड क्या है भाई, नेक्टर और पॉलन, क्योंकि यही दोनों चीजें बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स को बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसीलिए नेक्टर और पॉलन क्या है, मोस्ट कॉमन फ्लोरल रिवॉर्ड्स है। उसके बाद कुछ प्लांट्स ऐसे, कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो कि कुछ ऑर्गेनिजम्स को, कुछ एनिमल्स को अपने अंडे को सेफ जगह पे रखने की एक प्लेस देते हैं। आ रही है बात समझ में? जैसे एग्जांपल क्या है, अमोर्फोफेलस जो कि एक फ्लावर है, जो कि टॉलेस्ट फ्लावर है और इसकी हाइट कितनी है, अराउंड 6 फीट। ठीक है, इतनी तो एक इंसान की भी नहीं होगी। एवरेज ह्यूमन हाइट कितनी आती है, अराउंड 5'6", 5'4", ऐसा ही कुछ आता है, पता नहीं। ठीक है, अमोर्फोफेलस फ्लावर जो है ये टॉलेस्ट फ्लावर है और इसकी हाइट कितनी जाती है, अराउंड 6 फीट तक जाती है, और इसमें काफी आराम से अपने जो इसके पॉलिनेटिंग एजेंट्स है, अगर वो एग ले करते हैं तो आराम से इधर ले कर सकते हैं, उनके एग बहुत ही ज्यादा सेफ रहने वाले हैं। ऐसा ही एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप देखने मिलता है यूका प्लांट और मॉथ के बीच। यूका प्लांट जो है उसको पॉलिनेशन के लिए जरूरत पड़ती है मॉथ की, लेकिन मॉथ तब तक पॉलिनेशन नहीं करेगा जब तक उसके अंडे कहीं सेफ जगह पे ना पहुंच जाए। तो यूका प्लांट बोलता है आप क्या करो, मेरी जो ओवरी है, कहाँ गई इसकी ओवरी, इसकी जो ओवरी है, इसका जो लोक्यूल है, ओवरी के अंदर की जो बेसिकली कैविटी होती है जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट होता है उसको हम लोक्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरी ओवरी, इसके अंदर मेरा ओव्यूल प्रेजेंट होगा। ये क्या है भाई, ओवरी, ये है ओव्यूल। तो ये ओव्यूल जिस कैविटी में प्रेजेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं लोक्यूल, LOCULE, अरे यार LOCULE। ठीक है, लोक्यूल वो कैविटी है ओवरी की जिसमें आपका
ओवरी का ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो मॉथ क्या करता है, वो अपने एग ले कर देता है किसमें, ओवरी के लोक्यूल में, जहां उसके एग्स क्या है बड़े आराम से सरवाइव कर जाते हैं। और बदले में क्या मिलता है, फ्लावर को क्या मिलता है, पॉलिनेटेड बाय दी मॉथ। फ्लावर क्या हो जाता है, मॉथ से पॉलिनेट हो जाता है, यानी दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, सिम्बायोसिस है। आ रही बात समझ में? अच्छा, एक और अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन। किस चीज का सिंक्रोनाइजेशन, कि जब आपके फ्लावर में सीड आएगा उसी टाइम पे आपके जो मॉथ के जो एग्स है वो हैच कर जाते हैं। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि जब सीड बनते हैं आपके लुका प्लांट के, उस टाइम पे जो आपके मॉथ के लार्वा है वो अपने एग से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि दोनों की लाइफ साइकिल क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। एक और चीज यहाँ ये ध्यान देना कि दोनों में से किसी की भी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती विदाउट ईच अदर। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है ये मैंडेटरी रिलेशनशिप है। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का। अब इसको हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी से देख लेते हैं। क्लीन करो, सिलेक्ट करो। आइए दोस्तों, एनसीईआरटी रीडिंग दे देते हैं फटाफट। चलिए, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज रेंज, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म यूज अ वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स फॉर एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स, यानी एक बहुत बड़ी रेंज ऑफ एनिमल्स को यूज करते हैं आपके एंजियोस्पर्म्स, किसके लिए, अपने पॉलिनेशन के लिए। जिनमें कौन कौन आते हैं, बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, एंड्स, मॉथ्स। ये किस में आ गए भाई आपके, ये आ गए आपके इंसेक्ट्स में। ठीक है, उसके बाद बर्ड्स में कौन आ गए, सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड। यही दोनों मोस्ट स्पेसिफिकली यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बर्ड बहुत बड़ा होगा, प्लांट बहुत छोटा, फ्लावर बहुत छोटा सा होगा, तो पॉलिनेशन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। उसके बाद बैट्स जो है वो एक कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट है, किसमें, मैमल्स में। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें तो नॉर्मल है। पर्टिकुलरली बीज जो है वो एक डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बीज से ही मैक्सिमम पॉलिनेशन होता है। ठीक है, लार्ज एनिमल्स सच एज प्राइमेट्स, टी ड्वेलिंग रोडेंट्स, और क्या बोल रहा है यहाँ पे, रेप्टाइल्स, जैको लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, ये सारे कुछ बड़े एनिमल्स हैं जो कि अगेन पॉलिनेशन में हेल्प कर सकते हैं। अब क्योंकि अगर एनिमल बड़ा है तो वो जिस फ्लावर को पॉलिनेट करेगा उसका भी बहुत बड़ा होना जरूरी है, तो ये तो कॉमन लॉजिक है। ठीक है, often flowers of animal pollinate plants specifically adapted a particular species of animal, यानी कि हर प्लांट एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल को सिलेक्ट करता है अपने पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज। मेजॉरिटी कैसे होते हैं भाई, लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं, एंड रिच इन नेक्टर होते हैं। कोई आ रहा है क्या? नहीं, ओके। अच्छा, कुछ फ्लावर्स जब वो स्मॉल होते हैं तो वो नंबर ऑफ फ्लावर्स जो है वो क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं, एक इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं। क्यों? ताकि वो कॉन्स्पिक्युअस हो जाए, नोटिसेबल हो जाए, आगे आने वाले इंसेक्ट को वो लोग आराम से दिख जाए। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एनिमल अट्रैक्ट फ्लावर बाय कलर और फ्रेग्रेंस, यानी कि जो एनिमल है वो फ्लावर से क्यों अट्रैक्टेड होता है, उसके कलर को देख के। अगर कोई चीज बहुत सुंदर दिख रही होगी तो इनफैक्ट ह्यूमंस भी क्या हो जाते हैं, ह्यूमंस अगेन एनिमल्स में ही आते हैं, तो हम लोग भी क्या हो जाते हैं, किसी बहुत अच्छे फूल को देखेंगे तो उसके पास जाके अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसको एक सेकंड बैठ के उसको देखेंगे प्यार से, है ना। तो वैसा ही हमारे एनिमल्स जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं उनके साथ भी होता है। बहुत सुंदर फ्लावर देख लेंगे या कोई ऐसा फ्लावर देख लेंगे जिसमें बहुत सारा नेक्टर है, तो वो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन हो जाता है। The flower pollinated by flies, beetles secrete fall odor, है ना। ये मैंने स्पेशलाइज फ्लावर करके लिखा हुआ था कि स्पेशलाइज कंडीशन में क्या होता है कि कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन होते हैं, फ्लाइज और बीटल्स। तो ये ऐसे फ्लावर्स आपके फॉल ऑर्डर यानी कि गंदी स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वही गंदी स्मेल फ्लाइज और बीटल्स को क्या होती है, अच्छी लगती है। अच्छा, एनिमल विजिट को सस्टेन रखने के लिए हमारे फ्लावर जो है वो प्रोवाइड करते हैं रिवॉर्ड्स, जिनको क्या बोला जाता है, फ्लोरल रिवॉर्ड्स। यहाँ पे नहीं लिखा गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्टर और पॉलन क्या है, नेक्टर और पॉलन ग्रेन क्या है, यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स, यानी ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्लोरल रिवॉर्ड्स। ठीक है, क्योंकि यही दोनों चीजें मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स को बहुत अच्छी लगती है। प्रोसेस क्या होता है कि जब आपका एनिमल विजिटर है वो जब अपने रिवॉर्ड को हार्वेस्ट करने आता है तो क्या होता है, वो कांटेक्ट में आ जाता है किसके, एंथर के और स्टिग्मा पे। ये जो इनकी बॉडी है ये पॉलन ग्रेन से क्या हो जाती है, कोट हो जाती है, और जब ये दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो वहां जाके
पॉलिनेशन हो जाता है। यानी बेसिकली एंथर पे ये आ जाएंगे, एंथर पे ये बैठे अपना काम किया, इनको लगा कि सिर्फ इनका काम हुआ, लेकिन इनके जो पॉलन ग्रेन्स है फ्लावर्स के वो इनकी पीठ पे या फिर इनकी बॉडी पे आके चिपक जाते हैं। जब ये किसी फीमेल फ्लावर पे जाते हैं, उसके स्टिग्मा पे बैठते हैं, इनको लगता है कि हम तो अपना ही काम कर रहे हैं, लेकिन इनके पॉलन ग्रेन वहां जाकर झड़ जाते हैं और क्या हो जाता है, पॉलिनेशन आपके फ्लावर का हो जाता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, when the animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma it brings about pollination। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना। Next, in some species, floral rewards are in providing safe place to lay eggs. An example is that of the tallest flower of Amorphophallus, यानी कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि नेक्टर और क्या बोल रहा है ये पॉलन ग्रेन नहीं देते हैं, बल्कि क्या देते हैं, एक सेफ प्लेस देते हैं एक ऑर्गेनिज्म को अपने एग ले करने के लिए, जिनमें एक एग्जांपल क्या है, मॉर्फोफेलिस का। इसकी हाइट कितनी होती है, अबाउट 6 फीट। उसके बाद यहाँ दिख रहा है कि एक ऐसा ही सिमिलर रिलेशनशिप दिखता है किसके बीच में, यूका प्लांट के और मॉथ के बीच में। वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई, एक बार रीड कर लेते हैं। कैनॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि एक मैंडेटरी रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में। मॉथ डिपॉजिट इट एग इन द लोक्यूल ऑफ ओवरी इन द फ्लावर, ओवरी के अंदर की जो कैविटी होती है जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट होता है, उसमें आपका जो मॉथ है वो अपने एग लेकर देता है, ठीक है। इन टर्न गेट पॉलिनेटेड बाय द मॉथ, यानी कि इस ये करते वक्त क्या होती है कि आपका जो यूका प्लांट है उसका पॉलिनेशन भी हो जाता है, ठीक है। द लार्वा ऑफ मॉथ कम्स आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग, यानी एक सिंक्रोनाइजेशन वाली प्रोसेस होती है। जब सीड जो है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है तभी आपके मॉथ जो है उनका जो एग है वो हैच हो जाता है और उसके अंदर के लार्वे क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। उसके बाद ये वाला एक जो पैराग्राफ है, इसमें मेन चीज जो है जो आपको समझनी है वो है कहाँ गया, नेक्टर या फिर पॉलन रॉबर, ठीक है। ये समझने के लिए मुझे एक स्लाइड बनानी पड़ेगी, है ना। हम लोग इसकी हेल्प ले लेते हैं, यहाँ पे नोट प्रो। हम बात कर रहे थे पॉलिनेटर्स की। पॉलिनेटर्स आपके दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। पॉलिनेटर्स आपके दो टाइप के हो सकते हैं, ट्रू पॉलिनेटर्स और होते हैं आपके पॉलन या फिर नेक्टर रॉबर्स, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं कि ये दोनों में अंतर क्या है। पहले वर्बली समझो, फिर मैं आपको बता दूंगी कि लिख के कि एक्चुअली मैं बोलना क्या चाहती हूँ। देखिए, ट्रू पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, जो एक्चुअल पॉलिनेशन करवाते हैं, मतलब अपना नेक्टर और पॉलन जब वो लेने जा रहे हैं तो वो पॉलिनेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्लांट का भी फायदा हो रहा है। लेकिन जो रॉबर्स होते हैं ना, नेक्टर और पॉलन रॉबर्स जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बिना रिप्रोडक्टिव पार्ट के कांटेक्ट में आए हुए, फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट के बिना कांटेक्ट में आए हुए वो लोग पॉलन और नेक्टर को चुरा लेते हैं, सिर्फ अपना फायदा कराते हैं और प्लांट का फायदा नहीं कराते, उनका पॉलिनेशन नहीं कराते। आ रही है बात समझ में? क्या बोल रही हूं कि दे कम इन कांटेक्ट विथ stigma and anther of flower result which results in pollination, ठीक है। जब ये लोग अपना नेक्टर और पॉलन कलेक्ट करने आते हैं तो ये लोग एंथर और स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं पॉलन और नेक्टर के रॉबर्स के बारे में, तो दे कंज्यूम पॉलन और नेक्टर विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ स्टिग्मा और एंथर, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, हेंस पॉलिनेशन डजंट अकर,
ठीक है, यानी कि ट्रू पॉलिनेटर्स अपना भी फायदा कराते हैं और अपने प्लांट का भी फायदा कराते हैं पॉलिनेशन करके। लेकिन जो रॉबर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्लांट का पॉलिन और नेक्टर कंज्यूम कर लेते हैं और पॉलिनेशन में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हैं। तो आई होप आपको आज तक की चीजें सारी समझ में आई होगी। यही एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो लिखी हुई है आपके किसमें, अरे यार वापस जाओ यार, ठीक है, यही एक इंपॉर्टेंट चीज आपके यहाँ पे लिखी हुई है। बाकी सारा ऊपर का जो चीज है वो ऐसे ही नॉर्मल है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा कुछ खास ऊपर में लिखा हुआ था नहीं। ओके, ठीक है, चलो, अगर धोखा मिल भी रहा है तो क्लास के आखिरी में मिल रहा है, इसका पीडीएफ फिर से चला गया है, ठीक है, डजंट मैटर। एक बार क्लास हो गई तो फिर कौन कहाँ जा रहा है डजंट मैटर टू अस, ठीक है, कोई बात नहीं। आई होप आपको आज तक की सारी चीजें समझ में आई होगी। आई होप ज्यादा फास्ट नहीं हुआ होगा। आई होप मैंने सारी चीजें समझ में आपको समझ में आने लायक समझाई होगी। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है या फिर किसी चीज में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।